तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। और अभी बात हो रही है बालोद की। बालोद में जिला कलेक्ट्रेट में जो विज्ञापन जारी किया गया था, कौन सा वाला, ये वाला ले लीजिए, ये ठीक है। ये विज्ञापन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको देख लीजिएगा। ये वाला विज्ञापन जो जारी किया था 26 मई को, और इसमें देख लीजिए पदों की संख्या। पद क्या था, सहायक ग्रेड 3 था, स्टेनो था, और वाहन चालक था, और भृत्य था, उसके बाद अर्दली था और चौकीदार था। ठीक है, पद की संख्या ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के 27 पद थे। अब इसकी जो चयन प्रक्रिया है, इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं चल रही कि कैसे होगा, क्या होगा कह के। और उसका कारण है कि देख लीजिए यहाँ पर जो ये जारी हुआ है लिस्ट ना, ये देख लीजिए, इसमें ये मेन रीज़न ये है। ठीक है, ये इतने लोग तो आवेदन किए पहुँच गए है ना। अब इसमें देख लीजिए, ये इसमें किसी प्रकार से हाँ, प्रतिशत वगैरह नहीं दिया है, पात्र बस दिया है। तो इसी में सब लोग कंफ्यूज हैं कि ये कैसे होगा कह के। ठीक है, तो ये जो लिस्ट है ना, मैं आपको अपने जो टेलीग्राम चैनल है एक्सलेंस सुनील सर, उसमें दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो अब इसमें प्रतिशत दिया नहीं है, तो सब लोग को ये लग रहा है कि इसमें कैसे चयन प्रक्रिया होगा या परीक्षा थोड़ी होगा। इन सब चीज़ बातों का जो है दौर चल रहा है। ये बालोद में जारी हो चुका है 27 जुलाई को। ठीक है, 5 अगस्त इसका लास्ट डेट था, लास्ट डेट भी निकल चुका है, आज है 13 अगस्त। तो चलिए इसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो देख लीजिए इसका चयन प्रक्रिया क्या होगा। देख लीजिए, पहला, उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदनों के जांच पश्चात अर्हताधारी उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर, ठीक है, शैक्षणिक योग्यता, ठीक है ना, के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। स्पष्ट है ना, कोई इसमें संशोधन नहीं जारी हुआ है। आवेदनों की शॉर्ट लिस्टिंग कर उस क्रम के अनुसार रिक्त पदों के श्रेणीवार, इस श्रेणीवार को सब लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं, श्रेणीवार क्या चीज़ है। तो देखो ये ले लीजिए, ठीक है ना, ये है कौन सी श्रेणी है, ये देखिए वर्गवार, श्रेणीवार ऐसे भी बोलते हैं ना। तो देखो ये क्या है, अनुसूचित वर्गवार, ठीक है, अनुसूचित जाति वर्गवार है ना, रिक्तियां हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर सॉरी मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ, यहाँ पर कुल रिक्तियों की संख्या वर्गवार कितना है, अनारक्षित में 14 है, अजा में 2 है, अजजा में 8 है, अपिवा में 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर अजजा में कितना है, 8 पद है। देख लीजिए इसका श्रेणीवार डिवाइड नहीं किया गया है, 8 पद है। तो 8 पद जो है इसका भी निकलेगा, अजजा का अनारक्षित निकलेगा, जैसे अजजा का अनारक्षित UR, ठीक है ना, फिर महिला के लिए होगा, फिर दिव्यांग के लिए होगा, फिर भूतपूर्व सैनिक के लिए होगा। ठीक है ना, तो ये 8 पद इस प्रकार से डिवाइड होंगे। UR में कितना मिलेगा, महिला में कितना मिलेगा, दिव्यांग में कितना मिलेगा, BPS में कितना मिलेगा। यहाँ पर ये श्रेणीवार इसको डिवाइड नहीं किया गया है। ठीक है, तो मान लीजिए अजजा में महिला के लिए 2 पोस्ट मिला, 8 में कितना, 2 पोस्ट, उदाहरण के लिए। तो इसी को यहाँ पर बोला गया है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए श्रेणीवार। तो ये क्या है, अनुसूचित जाति वर्ग है, अनुसूचित जनजाति वर्ग है, और ये महिला क्या है, इसका श्रेणी है। तो महिला श्रेणी में कितने हैं, 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है ना, तो श्रेणीवार 1:6 के में उम्मीदवारों की प्राविधिक सूची तैयार की जाएगी। तो कहने का मतलब इस 2 महिला के लिए 1:6 में 12 महिला जो क्या होंगे, ST होंगे, है ना, उनका एक मेरिट से सूची बनेगा, कहना चाहिए 12 लोगों का, और सभी महिला होंगे अनुसूचित जनजाति के। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार से और सभी के होंगे। दिव्यांग है तो दिव्यांग में कितना पोस्ट, मान लीजिए 1 पोस्ट यहाँ पर दे दिया जाता है उदाहरण के लिए, तो 6 लोग का सूची यहाँ पर बनेगा। BPS में मान लीजिए भूतपूर्व सैनिक है, 1 पोस्ट यहाँ दे दिया जाए तो 6 लोग यहाँ का बनेगा, और 2 2 4 पोस्ट जैसे UR में है। UR का मतलब अनुसूचित जनजाति UR है ना, तो इसमें 4 छक्का 24 लोग का सूची इसमें बनेगा। इसमें सब रहेंगे, दिव्यांग भी रह सकते हैं, भूतपूर्व सैनिक भी रह सकते हैं, पुरुष भी रह सकते हैं और महिला भी रह सकते हैं, लेकिन सबके सब क्या होंगे, अनुसूचित जनजाति होंगे इस 24 में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है सूची बनेगी 1:6 में। क्लियर। इसको प्राविधिक सूची क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सूची अभी अधूरी रहती है। अधूरी का तात्पर्य ये है कि इसमें मान के चलिए ऐसे लोग भी आवेदन किए होंगे जिनके पास डॉक्यूमेंट होगा नहीं, और वो लोग भी परीक्षा दिलाने के लिए जो है आवेदन कर दिए होंगे, PGDC किए नहीं होंगे, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, प्राविधिक सूची बोला जाता है। हो सकता है इसमें किसी का अंक इधर उधर है तो वो सूची में ऊपर चढ़ सकता है, नीचे चढ़ सकते हैं, नीचे आ सकता है। किसी का गलत जो है टाइपिंग होकर, मान लीजिए वो 12 में 80% है, टाइप होने के टाइम 70 हो गया, तो नीचे आ गया है, तो दावा पत्ती लगाएगा तो ऊपर चला जाएगा, है ना। तो इस तरह से इसको सूची में परिवर्तन हो सकता है, इसलिए इसको प्राविधिक बोलते हैं। ठीक है, कौशल परीक्षा तो आमंत्रित किया जाएगा, है ना।
कौशल परीक्षा के समय उम्मीदवार के दस्तावेजों को सत्यापन किया जाएगा। देखिए सत्यापन किया जाएगा उस समय कई सारे कैंडिडेट जो है कटेंगे, ठीक है। सत्यापन के समय उम्मीदवार की योग्यता निर्धारित योग्यता से अपूर्ण भिन्न पाए जाने पर उसे कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। देख लीजिए क्या बोल रहा है, उम्मीदवार की योग्यता निर्धारित योग्यता से अपूर्ण भिन्न पाए जाने पर उसे कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अर्थात निर्धारित जो भी योग्यता है, निर्धारित योग्यता क्या है कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, उसको क्या होना चाहिए, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से उसका कहना चाहिए डिग्री होना चाहिए, पीजीडीसी डीसी होना चाहिए, तो वो नहीं पाया जाता है, उसको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर स्पष्ट है ये मेरिट से भर्ती होना है, ठीक है। ये दोस्तों प्योर मेरिट से भर्ती होना है। और आगे बढ़ते हैं, अभी इतने में ही अगर 1:6 में नहीं आएगा तो आप यहाँ वीडियो बंद करके मत भागिएगा, आगे पढ़ते जाइए। सहायक ग्रेड 3 पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की कुल प्राप्त प्रतिशत का 70% अंक। अब ये कौन से का है देख लीजिए, शैक्षणिक अर्हता, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता क्या चीज़ है इसको समझ लेते हैं। सहायक ग्रेड 3 में देख लीजिए तो इसकी शैक्षिक योग्यता क्या है, 12वीं पास है। देख लीजिए, ये लीजिए 10+2 उत्तीर्ण, यही न्यूनतम जो शैक्षिक अर्हता है। तो इसी में जैसे मान लीजिए इसने 80% लाया है, ठीक है, 80% है इसका, तो 80% का निकाला जाएगा 70%। तो चलिए मैं आपको निकालने का तरीका बता देता हूँ। 80 का ले लीजिए 70%, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 80 × 70 भागित 100, मतलब कितना बन रहा है 56 अंक। कितना, 56 अंक इसमें मिल जाएगा इसको 12वीं के अंक सूची में, ठीक। 70% अंक तो 56 अंक वहाँ से मिल गया, और 30 अंक कौशल परीक्षा का मिलेगा। 30 अंक कौशल परीक्षा के अंक को जोड़कर मेरिट सूची जो है तैयार की जाएगी। आवेदक को कौशल परीक्षा में 50% अंक, अर्थात इनको 15 अंक लाना अनिवार्य है। 30 अंक है तो 15 अंक लाना अनिवार्य है, उसके बगैर जो है वो पात्र नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मान लीजिए अनुसूचित जनजाति में कितना 8 पोस्ट है, तो कितने लोग को बुलाएंगे, 8 × 6 = 48। आप यकीन मानिए 48 में से 6 लोग इस टाइपिंग टेस्ट को नहीं निकाल पाएंगे, तो इसलिए फिर से जारी होना है सूची। अब वो कैसे होगा देख लीजिए, स्टेनोटाइपिस्ट की भी सेम प्रक्रिया है। वाहन चालक में आ जाते हैं, देख लीजिए, तो वाहन चालक में क्या प्रक्रिया है, थोड़ा सा इसमें चेंज है। वाहन चालक में देख लीजिए क्या प्रक्रिया है। उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदनों के जांच पश्चात अर्हताधारी उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार कर आवेदनों की शॉर्ट लिस्टिंग कर उस क्रम के अनुसार रिक्त पदों की श्रेणीवार, ये श्रेणीवार वही ना, ठीक है, महिला श्रेणी है, यूआर श्रेणी है, दिव्यांग श्रेणी है, भूतपूर्व सैनिक श्रेणी है, और ये सभी वर्ग में मिलेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, जनजाति वर्ग आदि की प्राविधिक सूची तैयार कर कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। कौशल परीक्षा के समय उम्मीदवार के समस्त दस्तावेज को सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के समय उम्मीदवार की योग्यता निर्धारित योग्यता से अपूर्ण भिन्न पाए जाने पर उसे कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वाहन चालक पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के कुल प्रतिशत का 60% अंक अधिभार, ठीक है। न्यूनतम योग्यता क्या है, शायद वाहन चालक के लिए 8वीं पास है, तो उसका कहना चाहिए 60% अंक लिया जाएगा। एवं कौशल परीक्षा के 30 अंक तथा शासकीय अर्धशासकीय संस्था में वाहन चालन का अनुभव है तो उसका 10 अंक है, ठीक है। 2 वर्ष प्रति अंक के अनुसार से 5 वर्ष का 10 अंक, ठीक है। 2 वर्ष से अधिक अर्थात 3 वर्ष पूर्ण, 4 वर्ष पूर्ण, 5 वर्ष पूर्ण के अनुभव ये तो अधिकतम 10 अंक ही दे होगा। कौशल परीक्षा में 50% अंक जो है कम पाने वाले उम्मीदवार को पात्र नहीं माना जाएगा, मतलब इसमें ही 15 अंक आपको लाना पड़ेगा। कौशल परीक्षा कैसे होते हैं वाहन चालक का, इसका वीडियो हमारे चैनल में लाइव सेक्शन में डला हुआ है, देख लीजिएगा। वाहन चालक के पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के कुल प्राप्त प्रतिशत का 60% अंक एवं कौशल परीक्षा तथा अनुभव में प्राप्त अंक को जोड़कर मेरिट सूची जो है वो तैयार की जाएगी, ठीक है। इसमें 3 है ना, ऊपर वाले में 2 है, उसमें अनुभव ही था, इसमें उसमें अनुभव नहीं था, इसमें अनुभव है, ठीक है। भृत्य अर्दली चौकीदार फर्रास के लिए देख लीजिए, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कक्षा 5वीं में प्राप्त अंक के आधार पर मेरिट सूची देख लीजिए ना, ओनली कक्षा 5वीं में। उक्त पद हेतु 1:6 में दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार जिन्हें 5वीं में ग्रेडेशन अंक सूची प्रमाण पत्र दिया है वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों वाला अंक सूची प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन परीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा, नहीं तो उनको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ से अपात्र कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये 5वीं बेस से होना है, इसमें किसी प्रकार से कौशल परीक्षा नहीं है, स्किल टेस्ट नहीं है, ठीक है, अर्थात कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है, केवल 5वीं का जो प्राप्तांक है ना उसी बेस पे होना है। और यहाँ पर 1:6 में जो बुलाएंगे ना, मेरे ख्याल से उसमें से चुन लिया जाना चाहिए, अर्थात मिल जाएंगे इनको जो रिक्वायर्ड कैंडिडेट है, ठीक है।
तो ये महत्वपूर्ण है, ये वाला आप बनवा लीजिएगा। सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो हेड मास्टर है। हेड मास्टर नहीं बना के दे रहा है तो आप बीओ में चले जाइए, अब बीओ नहीं दे रहा है तो फिर डीओ में चले जाइए, ठीक है, वही सक्षम प्राधिकारी होते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बातें देख लीजिए। उम्मीदवार समतुल्यता प्रमाण पत्र परीक्षा 5वीं 8वीं, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया था कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ना जो लोग एक भी कक्षा नहीं पढ़े थे उनके लिए सीधा 5वीं 8वीं में बैठने के लिए एक नियम निकाला था, उसी को समतुल्यता प्रमाण पत्र परीक्षा बोला गया था, ठीक है। तो उस परीक्षा से जो डायरेक्ट पास हुए हैं ना उनके लिए ये कंडीशन है। इसका डिटेल वीडियो हमारे चैनल में बना हुआ है, थोड़ा से देख लीजिएगा। समान अंक पाने की स्थिति में जो है जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता दी जाएगी। कौशल परीक्षा के बाद चयन हो तो पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर मेरिट लिस्ट के वरीयता क्रम के आधार पर एक पद के विरुद्ध 1:6 के आधार पर कौशल परीक्षा तो आमंत्रित किया जाएगा। ये सहायक ग्रेड 3 स्टेनो में होना है। मेरे को नहीं लगता है कि 1:6 में उनको जो है मतलब 6 लोग में से 1 लोग टाइप कर लेंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। और अभी जो है कोर्ट में हो रहा है 1:15-20 में बुला रहे हैं तो भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। 30 लोगों में से 2 लोग 3 लोग टाइप कर पा रहे हैं। तो ये आप उम्मीद कीजिए पहला कौशल परीक्षा के बाद दूसरा कौशल परीक्षा भी होना ही होना है सहायक ग्रेड 3 और स्टेनो में। महिला उम्मीदवार का चयन न होने पर यदि पद रिक्त हो जाता है ऐसे पद अग्रणित नहीं किया जाएगा। इसका तात्पर्य ये है दोस्तों कि देख लीजिए, ये मैंने जैसे बताया था इसको ये देख लीजिए, मान लीजिए ये तो बहुत कम पद है, इसको ले लीजिए। इसमें वृत्ति में कुल कितना पद है? 20 पद। 20 पद। उदाहरण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग में यहाँ पर कितना पद है? 2 पद है। चलिए अजा को लेते हैं, 7 पद है ना। अब 7 पद क्या होगा? डिवाइड होगा। मान लीजिए यूआर में कितना है? 2 पद अनारक्षित में, ठीक है। महिला में कितना है? 2 पद है। भूतपूर्व सैनिक में कितना है? 1 पद है। और 2 2 4 1 5 हो गया। और विकलांग में कितना पद है? या दिव्यांग में 2 पद, ठीक है। तो दोस्तों ये जो डिवाइडेशन होता है ना इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल डिवाइडेशन या हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। और इस कंडीशन में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में कहने का मतलब ये पोस्ट 2 महिला अगर नहीं मिलते हैं, ठीक है ना, तो ये 2 महिला इस अनारक्षित से भर ली जाएंगे, ठीक है, अर्थात पुरुष उम्मीदवार से। 2 दिव्यांग अगर नहीं मिलते हैं तो वो यहाँ से भर ली जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यही बोल रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। आगे है अंतिम मेरिट में पदों की संख्या वर्गवार एवं संगत श्रेणीवार चयन किए जाने के उपरांत वर्गवार एवं संगत श्रेणीवार पदों की संख्या के दोगुनी संख्या में मेरिटवार प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। अर्थात प्रतीक्षा सूची में देख लीजिए यहाँ 9 अनारक्षित हैं तो 9 दूनी 18 लोग को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा, ठीक है। अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है तब के डेट में वो काम आएगा। नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा जारी चयन सूची जारी दिनांक से 1 वर्ष के लिए क्या रहेगी? वैध रहेगी। जो जारी चयन सूची 1 वर्ष के लिए क्या रहेगी? वैध रहेगी। प्रतीक्षा सूची की वैधता 1 वर्ष के लिए वैध रहेगी, ठीक है। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर की जाएगी। इसको एक बार समझ लो। जैसे मान लीजिए कि ये वाला है प्रतीक्षा सूची, है ना। अब 1 साल बाद मान लीजिए कोई नियुक्ति है हो गया है, हमारा राम कुमार नाम का एक बंदा है जो ज्वाइन कर लेता है। ज्वाइन करने के बाद 1 साल 1 महीने बाद, ठीक है ना, एक साल 1 महीने बाद जो है वो अपना नौकरी छोड़ता है, ठीक है ना। तब की स्थिति में इसके जगह में जो खाली हुआ पद है ना ये प्रतीक्षा सूची से नहीं भरा जाएगा, बल्कि ये पद किस में चला जाएगा? बैकलॉग में चल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा रहता है 1 वर्ष के लिए वैध रहेगी। कोई भी पोस्ट जो है यहाँ पर जितने ही पोस्ट हैं 1 वर्ष के अंदर खाली होता है। मान लीजिए किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई जॉब छोड़ देता है, दूसरी जॉब में चला जाता है, तो फिर वो दोस्तों जो है ये जो प्रतीक्षा सूची है उसमें से भरा जाएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो।